स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बालाजी क्लास बरेली में। एक बार फिर हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट है एक नया टॉपिक लेके फिजिक्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं और हमारे रोहित सर पढ़ाते हैं मैथ्स। मैं उम्मीद करता हूं आप हम दोनों की वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस का एक टॉपिक समझा था। रेजिस्टेंस में डिवाइस का आया था पूरा था। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है? कि किस तरह से कोई भी मेटल या कंडक्टर अपने अंदर करंट यानी कि चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से रोकता है। उस रोकता है यानी कि उसके फ्लो में किसी तरह का रेजिस्ट करता है। उसको पूरी तरीके से नहीं रोक देता, लेकिन उसको इजीली फ्लो होने के लिए अलाउ भी नहीं करता। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हर मेटल यानी कंडक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं ना, सभी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आई होगी। लास्ट वीडियो में नहीं आई होगी तो आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करने के लिए जो है वो ये कि इसे हम डिनोट कैसे करते हैं। आप सभी जानते हैं करंट को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? बी से। और रेजिस्टेंस को हम इसके अलावा एक और है जो कि है चार्ज। चार्ज किससे डिनोट करते हैं? क्यू, राइट। अब रेजिस्टेंस की बात आती है। जितने भी फैक्टर्स मैंने लिखे हैं ना, 21 फैक्टर्स है चैप्टर में। आपकी पूरी कैपिटल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इसके इनिशियल आर। ओके, हम इनिशियल आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। चार्ज की जो यूनिट थी वो क्या थी? कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट। और करंट की यूनिट मैंने आपको बताई थी एम्पियर, राइट। इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है इसकी यूनिट होती है ओम। इसको ओम लिखते नहीं है, लेकिन ये और एक खास बात सुन लेंगे आप, ओम को कभी भी ओम नहीं लिखेंगे। इसको हम हमेशा एक साइन से डिनोट करते हैं जो होता है कुछ इस तरह से। एक बार बड़े एरिया में फिर बता देता हूं, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सेमी सर्कुलर होता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर, और इसे हम बोलते हैं ओम। ओम क्यों बोलते हैं? ये भक्ति वाला ओम नहीं है, ये सिंपली ओम है। क्योंकि एक साइंटिस्ट यानी फिजिसिस्ट हुआ करते थे हमारे अराउंड 1827 के अराउंड, जॉर्ज साइमन ओम, राइट। इन्हीं के नाम पर ये यूनिट दी गई। जैसे अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर वोल्ट दिया गया, उस तरह से जॉर्ज साइमन ओम के जो सरनेम था उनका, ये इन्हीं के नाम पर ओम लिखा गया। और ग्रीक लेटर में, ग्रीक अल्फाबेट्स में एक लेटर होता है जिसको हम प्रोनाउंसिएट भी ओम करते हैं, इसीलिए हम इसको ओम लिखने की जगह इस साइन से डिनोट करते हैं, राइट। कूलम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। जहां भी आपको ये साइन दिखेगा आप उसे क्या बोलेंगे? ओम। किसके नाम पर रखा गया था? जॉर्ज साइमन ओम। किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की, राइट। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक काम और किया था, जो ये जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने कुछ ऐसा महान तो करा होगा ना जिसकी वजह से हमने इसकी यूनिट रेजिस्टेंस रख दी, ठीक है। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया। और ये आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। वो ये कि इन्होंने, ये जो जॉर्ज साइमन ओम थे, 1827 में एक बहुत अच्छा काम किया था। वो ये कि किसी भी सर्किट में, मान लीजिए ये एक सर्किट है, बल्ब है, बैटरी है, स्विच है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक सर्किट है। बल्ब थोड़ा अच्छा नहीं बना तो मैं और अच्छा बना देता हूं, ठीक है।
तो किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, राइट, कुछ इस तरह से फ्लो होगा। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता था, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है ना, उस करंट के फ्लो होने, हमने कहा करंट फ्लो होता है विचार्ज का जैसे फ्लो होते हैं, और ये जो मेटल है यानी कंडक्टर है वायर, ये वायर अपोज भी करेगा फ्लो होने। तो कैसे पता लगेगा कि कितना फ्लो हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है। हमने एक अलग कॉपर मेटल लिया, कॉपर का वायर लिया, अलग करंट मिला, जिंक का वायर लिया, अलग मिला, ब्रॉन्ज का लिया, अलग, एमीटर में आपते रहे साथ, नहीं मिला। तो उसको उस रिलेशन को भी कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है, इन्होंने एक रिलेशन बताया रेजिस्टेंस और करंट के लिए, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन दिया। उस रिलेशन को आप, हम और सभी एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कहते हैं एक रिलेशन को रेजिस्टेंस और करंट के। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में, ठीक है, 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने रेजिस्टेंस और करंट के बीच एक रिलेशन दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। जब भी ओम्स लॉ लिखने को आएगा ये नहीं लिखेंगे कब दिया था किसने दिया था, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है याद रखना, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है। बट रेजिस्टेंस और करंट की भी ओम्स लॉ क्या है ये जरूरी है। ओम्स लॉ क्या है तो आप कहेंगे ये रेजिस्टेंस और करंट के बीच रिलेशन है। अब वो रिलेशन है क्या ये देखेंगे। इन्होंने कहा कि जो करंट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के संग तो रिलेटेड है ही है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस से रिलेट होने से पहले ये एक और चीज से रिलेट होता है, और वो रिलेट होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप ओम्स लॉ को करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन कहें तो ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ओम्स लॉ क्या है, तो अगर आप कहेंगे करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन है तो भी नो प्रॉब्लम, बट अगर आप कहेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है तो आप एक बेहतर डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है, कैसे है और उसमें रेजिस्टेंस का क्या काम आया वो अब आप देखिए। करंट आप किससे डिनोट करते हैं? आई से। पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? V से। इन्होंने कहा कि जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि ओम्स लॉ में जो दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो उसमें लगाई गई बैटरी के यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मींस क्या है ये भी सुनेंगे आप अभी। पहले इतना बात समझ क्लियर हो गई, मतलब क्लियर होने का मतलब है आपने मेरी बात अच्छे से सुनी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मींस होता है यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड होना, कि जैसे कि आप भागोगे तो मैं भी भागूंगा, आप बैठोगे मैं भी बैठूंगा, आप ज्यादा ऊपर जाओगे तो मैं भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा, अगर आप रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। This relation will be called directly proportional, to be directly proportional। जैसा अगर मैंने यहाँ कोई मिस्टेक करी और आपने भी कॉपी में वही मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक मान लीजिए, राइट, तो मैं कहूंगा आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर उल्टा हो, मैं कहूं कि मैं बैठ रहा हूं आप कहोगे मैं खड़ा हूं, मैं कहूंगा मैं भागना है तो आप कहोगे मैं रुका हूं, तो इस रिलेशन को कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि अगर एक चीज हाई है और दूसरी चीज उसी टाइम लो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर एक हाई है तो दूसरा भी हाई, एक लो है दूसरा भी लो, तो ये क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो यही कहा इन्होंने, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में कहा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर आप बैटरी ज्यादा बड़ी लगाएंगे तो उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, और अगर आप बैटरी स्मॉल कैपेसिटी की लगाएंगे तो उसमें करंट भी कम फ्लो होगा। दिस वाज द कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू ओम। मिस्टर ओम he told us that the current will be directly proportional to the potential difference. If the potential difference is high, the current output will also be at a high. If the potential difference is low, then the current will also you will get at a low amount. I hope you all are understanding है कि Ohm's law क्या कहता है, ठीक है? Ohm's law कहता है, मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आप लिख के आएंगे एग्जाम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? और आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ जाए। It states that the applied potential on a conductor / wire is directly proportional to the drawn current. This will be the statement of Ohm's law. It states that the applied potential difference, the potential on a conductor / wire is directly proportional to the drawn current, which can be written as V proportional I. Okay, so this will be the relation. V is directly proportional with I. अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I कम होगा तो V, सॉरी, अगर V कम होगा तो I भी कम होगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर V का अमाउंट 5 है तो I का अमाउंट भी 5 रहेगा। V का अमाउंट अगर 100 है तो I का अमाउंट भी 100 रहे, इसका मतलब ये नहीं है। ये तब होता है जब हम V इक्वल टू I लिखें, पर हमने ऐसा नहीं लिखा है, हमने V प्रोपोर्शनल टू I लिखा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब बस इतना होगा कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर V डिक्रीज हो रहा है तो I भी डिक्रीज होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब। बस इक्वल होना इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है एक जैसा वैरी करना। अगर मैं डांट खा रहा हूं तो ये भी डांट खाएगा, मैं शांत बैठा हूं तो ये भी शांत बैठेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखेंगे, इतना ही लिखेंगे, ओम्स लॉ में पास हो जाएंगे। It states that the applied potential on a conductor / wire is directly proportional to the drawn current. करंट जितना भी ड्रॉ किया है आपने वो हमेशा पोटेंशियल के, अप्लाइड पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा, B proportional to R. I hope you have understood it very well. And now for the second part, we are moving forward. आप इसे बॉक्स बंद कर दीजिए, B is directly proportional to R. अब हमारी एक मैथमेटिकल टेंडेंसी है कि हम हमेशा इक्वल का साइन के अलावा और कुछ बर्दाश्त ही नहीं करते, हमें हमेशा इक्वल का साइन चाहिए। ये प्रोपोर्शनैलिटी हमारी मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है, राइट? इसीलिए हम क्या करते हैं कि V और I को लगा देते हैं इक्वल के साथ, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल में आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो ये कि हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट पूछिए बेटा, इंग्लिश का शब्द है ये आप लोगों का। कांस्टेंट मींस जो वेरी ना करे, यानी चेंज ना हो। इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोग, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है बीइंग कांस्टेंट। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्या कहते हैं उसे? कांस्टेंट, ठीक है? जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। यानी यहाँ पे कांस्टेंट अगर हम लगा देंगे
तो ये हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में बदल पाएंगे, अभी नहीं बदल पाएंगे, अभी तो v है, i है प्रोपोर्शनल। पर अगर हम एक कांस्टेंट जो कि r है उससे मल्टीप्लाई करते हैं r की, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन किसमें बदल जाएगा, इक्वल के साइन में, और ये r ही जो है ये रेजिस्टेंस लेके आएगा इसमें। r क्या बताया था मैंने, रेजिस्टेंस, डिनोट करता है रेजिस्टेंस, और ये क्या वर्क कर रहा है, कांस्टेंट की तरह। तो v प्रोपोर्शनल टू i ये ओम्स लॉ है, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल रखते हैं तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ये मैथ्स का रूल है। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और इक्वल लगाएंगे तो r नहीं रखेंगे, पर कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमने r मल्टीप्लाई कर दिया, r मींस रेजिस्टेंस, i मींस करंट, v मींस पोटेंशियल डिफरेंस। So this will be called V is equal to IR, और ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके साथ सॉल्व होंगे, और इसे आप हमेशा दिमाग में रखेंगे फर्दर क्लास में भी। V is equal to I into R। ओके, आप इस तरह से अगर कहीं पे रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है तो आप अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू निकाल पाएंगे, और इस तरह से आपका ये ओम्स लॉ का टॉपिक फिनिश होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये r की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन इस r की वैल्यू को कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि ये कभी बदलेगी नहीं, ये बदलती है, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में सेम रहती है। जैसे आपने वोल्टेज बढ़ा दी, करंट बढ़ा दिया, वैसे आप रेजिस्टेंस को अपने हाथ से नहीं बढ़ा सकते। वोल्टेज आपकी बैटरी पे निर्भर करती है, आपने जितनी बड़ी बैटरी ली उतना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज लिया उतना ज्यादा करंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी कम वोल्ट की बैटरी ली उतना कम करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन रेजिस्टेंस को आप अपने हाथ से घटाया बढ़ा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और मेटल आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो मेटल है, वो तो उसको गॉड गिफ्टेड नेचर है, जैसी प्रॉपर्टी गॉड ने उसे दी है वो उसी अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं ओम्स लॉ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें नहीं आएंगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।